हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे FCRA बिल जो संसद में आया था और जो अभी जेपीसी के पास चला गया है, उसको समझेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइड लगाया है। अमेंडमेंट बिल 2026 यह क्या है, तो इसको आगे और बढ़िया से जानेंगे। पहले यहाँ जान लीजिए विदेशी फंडिंग नियम, नए संशोधन और भारत के NGO पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको जानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। FCRA क्या है, इसका फुल नेम हो गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का मूल विचार और ढांचा। FCRA की पृष्ठभूमि और उद्देश्य, इसका कानून का शुरुआत कब हुआ था? सबसे पहले 1976 में लागू हुआ था। इसका काम क्या था? तो विदेशी दान यानी कि फॉरेन फंडिंग पर नज़र रखने के लिए आपातकाल के दौरान सबसे पहले FCRA कानून बनाया गया था। 2010 में व 2020 में बदलाव भी हुआ था। इसमें समय के साथ आया था सुधार करने के लिए संसद में। समय के साथ इसमें सुधार किए गए ताकि विदेशी फंड्स का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा और गृह मंत्रालय द्वारा जो इसमें दिया गया है, देखिए, यह सुनिश्चित करना कि विदेशी पैसा भारत की संप्रभुता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित न करे। गृह मंत्रालय क्या कहता है कि भारत में विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले सभी NGOs को MHA के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। MHA क्या है वो आप लोगों को अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, विदेशी फंडिंग का नियमन क्यों, आखिर इसके लिए नियम क्यों बनाया जा रहा है? तो वित्तीय पारदर्शिता के लिए, अवैध गतिविधियों पर रोक के लिए, एंड जवाबदेही तय करने के लिए, एंड वैध जन कल्याण के लिए। ठीक है, विदेशी दान की वित्तीय पारदर्शिता में क्या है, तो विदेशी दान की हर पाई का सही लेखा जोखा और उपयोग सुनिश्चित करना, जो कि बढ़िया भी है कि अपने देश में कहाँ से फंडिंग हो रहा है, इसका लेखा जोखा जरूरी है। क्योंकि अभी जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें देखे थे आप लोगों ने कि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि विदेशी फंडिंग उसमें वहाँ हो रहा है, जबकि ऐसा सरकार के संस्था ने आकर उसको खारिज किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जरूरी है। अवैध गतिविधियों पर रोक, विदेशी पैसों से गैर कानूनी धर्मांतरण या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकना। बहुत सारे NGOs हैं जो विदेशी पैसे से धर्मांतरण कराते हैं, उस पर रोकने के लिए राष्ट्र विरोधी गतिविधि से आतंकवाद न फैले। जिसे हम लोग देखते हैं कि उत्तर पूर्वी वाले एरिया जो है, मणिपुर, मेघालय, इधर जो हमेशा नक्सलवाद के चलते अभी ये मणिपुर कितना दिन से नक्सल प्रभाव से जल रहा था और अभी भी कुछ वैसा स्थिति बना ही हुआ है। तो इन सब को पैसा कहाँ से आता है, इन सब की गतिविधियों को रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है। जवाबदेही तय करना, NGO और उनके प्रमुख अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना। अगर कोई NGO गलत काम करता है तो उनके अधिकारी उसका जिम्मेदार होंगे। वैध जन कल्याण, यह सुनिश्चित करना कि फंड का प्रयोग वास्तव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास में ही हो, क्योंकि NGO का काम ही यही होता है, सामाजिक सेवा करना या फिर शिक्षा या फिर स्वास्थ्य के लिए। इससे एक्स्ट्रा काम होगा तो NGO फिर सरकार के नज़र में आएगा और उस पर कार्रवाई किया जाएगा। आगे देखते हैं। FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 में जो आया था, जो चर्चा में गया है, क्यों चर्चा में है? ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। तो इसका जो बिल का मुख्य प्रावधान था वो देखिए, नामित अधिकारी लाइसेंस समाप्त या रद्द होने पर संस्था की विदेशी निधियों और संपत्तियों के प्रबंधन के लिए डिजिग्नेटेड अथॉरिटी का गठन होगा। यानी कि अगर कोई NGO है और उसका FCRA लाइसेंस रद्द हो चुका है, तो वह फिर भी विदेशी फंडिंग ले रहा है, तो फिर ये गलत है। तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। सज़ा में बदलाव, कानून के और इसके तहत अब कानून में उल्लंघन पर अधिकतम जेल की सज़ा 5 साल थी, लेकिन उसे घटाकर 1 साल या जुर्माना करने का प्रस्ताव लाया गया था। क्षेत्रीय व उद्देश्य सीमा, पंजीकरण आवेदन में कार्य के विशिष्ट उद्देश्य और संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपत्ति एवं निधियों का प्रबंधन, सरकारी नियंत्रण पर एवं जब्ती। यदि किसी एनजीओ का एफसीआई लाइसेंस रद्द होता है, जो भी हम लोग पीछे देखे हैं, या रिन्यू नहीं होता, तो विदेशी फंड से बनी संपत्ति या डिजिग्नेटेड अथॉरिटी के अधीन आ जाएगी। ये सरकारी अथॉरिटी है। धार्मिक स्थलों के मामले में प्राधिकारी को उनके धार्मिक स्वरूप और पात्रता का बनाए रखना अनिवार्य होगा। सॉरी दोस्तों, कुछ अगर वीडियो में दिक्कत आ रहा होगा तो आज मेरा न्यू वीडियो है, तो माफ़ करिएगा। आगे से हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसको सही कर दें, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, कुछ जो हम लोग पढ़े हैं कि 5 साल के सज़ा को घटा के 1 साल सज़ा कर दिया जाएगा, उसके लिए देखिए विस्तार से दंड का युक्तिकरण, यानी जो दंड को कम किया गया है। पुराने नियमों के तहत नियमों के उल्लंघन पर 5 वर्ष तक जेल का प्रावधान था। नए विधेयक 2026 में सजा को घटाकर अधिकतम 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों करने का प्रस्ताव है, जिससे अनावश्यक उत्पीड़न रुकेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पुराने VS नए एफसीआई नियमों की तुलना, दोनों के देखते हैं कि क्या है इसमें। तो प्रावधान क्या है और पुराना नियम, यहाँ देखिए प्रावधान है जो अलग अलग टॉपिक है, और यहाँ पुराना नियम है और यहाँ नया बिल है जो 2026 में आया है। लाइसेंस रद्द होने की संपत्ति, लाइसेंस रद्द होने पर संपत्ति संस्था के पास या अनिश्चित स्थिति, जो पुराने वाले में था कि वो संस्था के पास रहेगा या फिर अनिश्चित स्थिति के अनुसार। और नया में है जो नामित प्राधिकारी को हस्तांतरण कर दिया जाएगा। अधिकतम सजा जो पुराने वाले नियम में था तो 5 साल तक था, लेकिन नए वाले नियम में 1 साल तक या जेल या जुर्माना। मुख्य अधिकारी का दायरा के पुराने वाले नियम में था केवल गवर्निंग बॉडी के सदस्य, लेकिन इसमें है मुख्य कार्यकारी और केंद्र दायित्व। इस कार्य क्षेत्र में क्या बोल रहा है, सामान्य पंजीकरण पुराने नियम में था, सामान्य नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो जाता था। एंड नया नियम में जो है निर्दिष्ट राज्य या यूटी और विशिष्ट कार्य उद्देश्य होगा तो ही रजिस्टर हो पाएगा। इसके लिए इसको लाना क्यों पड़ा, पहले वो तो जरूरी है, इसको लाना क्यों पड़ा, तो और इसके लाने के बाद जो है वो क्या चिंताएं क्या है और चुनौती क्या है। 2026 में ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इसके लिए इसका मुख्य चिंता और चुनौती क्या है, तो देखते हैं। संपत्ति की जब्ती, विपक्ष की मांग एंड सख्त अनुपालन को देखते हैं। संपत्ति की जब्ती में क्या है, लाइसेंस खत्म होने पर सालों से बनी संपत्ति सरकार के पास चले जाने से एनजीओ में असुरक्षा का डर है, ठीक है, जिसे कि हम लोग पहले देखे हैं। विपक्ष, जैसे कि कांग्रेस टीएमसी ने इस बिल की समीक्षा के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की है, जो कि चला भी गया है, ठीक है। छोटे एनजीओ के लिए बार बार फॉर्म भरना और रिपोर्ट सबमिट करना प्रशासनिक रूप से कठिन हो सकता है। सही बात है, जो कोई छोटा स्तर पर है तो बार बार बड़े स्तर पर तो कर सकते हैं, लेकिन छोटे स्तर पर लेकिन हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। एफसीआई विकास कार्यक्रम 1976 से 2026 तक तो जो है क्या कह रहा है, देखिए 1976 में बना था, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मूल एफसीआई कानून आपातकाल के दौरान पास हुआ, ठीक है, आपातकाल के दौरान पास हुआ था जब विदेश से फंडिंग आ सके। एंड 2010 में कानून का पुनर्गठन हुआ और 5 साल का रिन्यूअल अनिवार्य बनाया गया, ठीक है। 2020 में क्या हुआ, एसबीआई दिल्ली ब्रांच में अकाउंट और प्रशासनिक खर्च 20% सीमित हुआ, ठीक है। एंड 2026 में जो लाया गया है, जो अभी जेपीसी के पास चला गया है, संपत्ति प्रबंधन अथॉरिटी और सजा में बदलाव का नया बिल, ठीक है। अभी अगर हम लोगों ने इतना अभी जाना, ठीक है, एफसीआई बिल संसद में तो आया था, लेकिन उस पर बहस नहीं हो सका। ये बहुत दुखद बात है। अगर इस पर बहस होता तो पक्ष की ओर से, सरकार के सदस्यों की ओर से कुछ नया इसमें कुछ टॉपिक ऐड होता, जो बिना बहस के ही जेपीसी के पास चला गया, तो कुछ दिक्कत इसमें सदस्य नहीं देख पाए, विपक्ष के हंगामे के चलते या फिर
विपक्ष पहले विपक्ष इस पर जेपीसी के पास भेजने के लिए बोल रहा था, लेकिन लास्ट में फिर बाद में इसको वापस लेने के लिए बोलने लगा। तो उसी दौरान सरकार ने इसको जेपीसी के पास भेज दिया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले एक बार संसद में इसको रखना चाहिए था, इस पर विचार करना चाहिए था, उसके बाद ही जेपीसी के पास जाना चाहिए। और जो भी हो दोस्तों, आप लोग को इस पर जैसा भी सोचना हो इस पर कमेंट में बताइएगा। आपकी क्या राय है? क्या विदेश से आने वाले जाने पर सख्त नियम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्या आपकी राय है? आप बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।